हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन टीचर नोनी चैनल। दोस्तों, आज फिर से हम लोग लेकर आए चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज क्लास 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी हमने एमसीक्यूज के फॉर्म में अपने चैप्टर को समझा था और मैंने कुछ वीडियोस भी पब्लिश किए हैं चैनल पर, बट आप लोगों की एक्सेसिव डिमांड कि मैम क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में आप चैप्टर भी समझाइए। जी हाँ, अब ये लास्ट टाइम है एक तरह से, इसमें इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम पूरा चैप्टर बुक्स को उठाकर और थॉरली रीड करें, तो हम क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में पूरा चैप्टर जो है वो समझने वाले हैं आज। तो चलिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उससे करते हैं स्टार्टिंग। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लेना, थोड़ी सी मेहनत जो हम करते हैं उसके लिए मोटिवेशन मिल जाता है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में करते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का डिस्कशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड यूजफुल टू द मैनेजमेंट, एक्सप्लेन ब्रीफली। प्रिंसिपल है कुछ जो मैंने आपको बताया था, सर हेनरी फ्योल हैं और टेलर हैं, यानी एफडब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक विल्सन टेलर, इन लोगों ने जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं उनमें से कुछ प्रिंसिपल्स की यहाँ चर्चा हुई है। अब एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, उसके बारे में इन्होंने बोला है। यूनिटी ऑफ कमांड नाम से पता लग रहा है कि कमांड के लिए यूनिटी होनी चाहिए। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो हमें ज्यादा क्लियर होगा। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इंप्लाइज दैट ईच एंड एवरी सबऑर्डिनेट शुड हैव वन एंड ओनली वन बॉस। बिल्कुल सही बात है कि यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर एक पर्सन का, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जो सबऑर्डिनेट है, उसका सिर्फ एक बॉस होना चाहिए। ये नहीं है बहुत सारे बॉसेस हो जाएं। ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस शुड कम फ्रॉम ओनली वन हेड, एक ही हेड से ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस आ जाएं। क्योंकि आप देख लो ना जरा, अगर ज्यादा हेड होंगे तो इधर से एक पर्सन जो एक हेड है वो ऑर्डर दे रहा है, उधर से दूसरा हेड दे रहा है, इधर से तीसरा दे रहा है, उधर से चौथा दे रहा है, तो इंसान का दिमाग तो भैया खराब हो जाएगा, पजल हो जाएगा, वो किसके ऑर्डर्स को माने। अगर एक ही बॉस होगा तो उसके पास कोई बहाना भी नहीं होगा उस पर्सन के पास, उस बॉस के ऑर्डर्स वो मानेगा। जैसे आपके घर में भाई बहुत बार होता होगा, आई एम डैम श्योर ये हर किसी के साथ हुआ होगा जिंदगी में कि मम्मी कुछ और कहना चाहती हैं, हमसे कुछ काम करवाना चाहती हैं, पापा का ऑर्डर किसी और काम के लिए, ये करो पहले, उधर भैया बोल रहे हैं मेरा काम पहले, इधर दीदी चिल्ला रही है कि दीदी ने भी अपना कुछ हमें टास्क दिया। अगर हम छोटे बच्चे हैं तो शायद ये विडंबना हमारी लाइफ में, छोटे बच्चे इन द सेंस घर में छोटे, घर में अगर हम सबसे छोटे हैं तो ये हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती ही आती है कि भाई सब अलग अलग ऑर्डर दे रहे हैं और हमारा दिमाग हो रहा है खराब कि भाई किसकी सुनूं, भाई एक पर्सन हो तो सुन लूं, सबकी कैसे सुनूं। तो यही बात जो ऑर्गेनाइजेशन में भी लागू होती है कि अगर बहुत सारे बॉसेस हों तो इससे इंसान परेशान हो जाता है और किसी भी एक काम को नहीं कर पाता। कई बार आलसी एम्प्लॉय होते हैं तो वो तो इस चीज का बहुत ही बेनिफिट कैसे लेते हैं, वो तो उनके पास बहाना होता है, चार में से किसी एक का भी काम नहीं करेंगे। अगर चार सुपीरियर्स ने बताया तो बोले भाई हमें तो इन्होंने ऐसे बोला था, उन्होंने ऐसे बोला था, वो किसी एक का भी नहीं करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉसेस होते हैं। इसीलिए इन्होंने बताया है, दिस हेल्प्स द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉलोइंग मैनर। अब इस चीज से कैसे हेल्प मिलती है कि अगर एक ही हमारा सुपीरियर होगा, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इज क्लियरली डिफाइंड। जब एक सुपीरियर ने हमसे काम करवाना है, हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, तो वही हमें उसके इक्विवेलेंट अथॉरिटी भी देंगे। तो क्लियरली डिफाइन है कि इन्होंने ही हमसे काम करवाना है, इन्होंने ही हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, इन्होंने ही अथॉरिटी देनी है, ये क्लियरली डिफाइन होगा। सबऑर्डिनेट्स आर नॉन फॉर हुम दे आर अकाउंटेबल। सबऑर्डिनेट्स को पता होगा, सबऑर्डिनेट्स आपको पता है ना, सुपीरियर जो वो होते हैं वो हमारे हेड होते हैं, सबऑर्डिनेट्स वो होते हैं जो मतलब सुपीरियर के नीचे काम कर रहे होते हैं। तो सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपरली पता हो किसके प्रति हम अकाउंटेबल हैं, किसको जाकर मुंह दिखाना होगा, सिंपल सी लैंग्वेज में, कि भाई काम जिसने दिया है वो हमारा एक ही हेड है। ये नहीं है सारे जो है हमारे पिता बनते फिरेंगे और फिर हम किसी का भी नहीं कर पाएंगे। एक ही हमारा हेड है, उसके लिए हम अकाउंटेबल है, उन्होंने हमें जो जिम्मेदारी दी है उसे हमें फुलफिल करना ही है। डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इज मेंटेन्ड। प्रॉपरली डिसिप्लिन और ऑर्डर मेंटेन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ सुपीरियर्स के अंडर ऐसे सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे होते हैं कि वो आलसी होते हैं, उन्हें पता है चार बॉसेस ने ऑर्डर दे दिया, किसी का नहीं करेंगे, वो कोई डिसिप्लिन और ऑर्डर मेंटेन नहीं करते। तो अगर एक ही हेड होगा तो उन्हें भी पता है भाई इनके प्रति हम अकाउंटेबल हैं, हमसे पूछा जाएगा कि एक ही बंदा जो है इनके ही ऑर्डर मानने हैं, यही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, ये अथॉरिटी देंगे, तो इनके अकॉर्डिंग ही हमें जो डिसिप्लिन है, जो ऑर्डर है इनका, उसको मेंटेन करके रखना है और काम ठीक से करना है। चलो, कुछ समझ में आया। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है कि कमांड की यूनिटी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में एकता होनी चाहिए कि आप लोगों का एक जो बॉस है उसी की आपको बात माननी है, ये नहीं चार पांच हमारे बॉसेस घूम रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैं आपको यकीन दिलवाती हूँ कि ये जो क्वेश्चन करा रही हूँ ना, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा और कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने ढंग से ये समझ लिए ना, गारंटेडली आप हर टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा इससे।
तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की हम बात करते हैं उसकी डेफिनेशन की, स्टेट एनी 3 ऑफ इट्स प्रिंसिपल, इसके 3 प्रिंसिपल्स भी हमें बताने हैं। चलो सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट जान लेते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट फ्रॉम मेन टू डू। साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक्चुअल में मीनिंग या उसकी डेफिनेशन इसी तरह से होती है कि आपको समझना है कि आपको लोगों से करवाना क्या है। मेन लिखा है ना, MEN मेन, ये प्लूरल सेंस में होता है MEN मेन, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनसे हमें कराना क्या है, एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। देखो बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, वो लोग इस काम को बहुत अच्छी तरह से भी और सस्ते तरीके से भी करें। मतलब सबसे पहले तो आपको समझना है साइंटिफिक मैनेजमेंट में कि आपको लोगों से करवाना क्या है, और फिर उसके बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपके एम्प्लॉयज इस काम को बहुत ही ज़्यादा बेस्ट तरीके से और बहुत ही सस्ते ढंग से, मतलब चीपेस्ट वे में। ये नहीं है कि वो रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं या वो पैसों को वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्स एट चूजिंग द बेस्ट मेथड। देखो यहाँ पे डॉट जो है बेकार में लगा रखा है, ये आना नहीं चाहिए, फुल स्टॉप। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या एम होता है, वो क्या चूज करे, बेस्ट मैथड, ठीक है ना, टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द वर्कर्स, ताकि उन्हें वर्कर्स से मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। ऐसा मेथड चूज कर ले वो जिससे उन्हें आउटपुट उनका बहुत ज़्यादा बढ़ सके। द वर्कर्स और द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर मेनली एप्लीकेबल टू द शॉप फ्लोर लेवल। और प्रिंसिपल्स जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के वो किस लेवल तक अप्लाई हो जाए। शॉप फ्लोर लेवल क्या होता है, फैक्ट्री लेवल, मतलब बेसिक जो इनिशियल लेवल तक अप्लाई हो जाते हैं। भाई हमने अपने इससे पहले जो MCQs की वीडियोस की थी उसमें हमने सीखा था ना कि अगर डब्बों में कुछ चीज़ पैक करनी है, अगर लोहे के सरिये वगैरह की बात थी उसमें, तो कि कुछ पैक करना है तो उसके लिए भी साइंटिफिक मेथड है। ये नहीं है कि आपने उसके लिए अपनी मर्जी से कुछ भी लगा दिया, टाइम एफर्ट एनर्जी वेस्ट हो रही है, नहीं। छोटी से छोटी चीज़ फैक्ट्री एरिया से शुरू हो जाते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के लेवल्स, ठीक है। आप देखो क्या बोला है, 3 इनके प्रिंसिपल्स भी बताने हैं। 3 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। 3 प्रिंसिपल्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट के। सबसे पहला क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये हमने उस वीडियो में भी सीखा था जिसमें हमने MCQs किए थे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है, साइंस होनी चाहिए हर चीज में, नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या है, अपने हिसाब से, मतलब किसी प्रॉब्लम को अपने अनुसार अपने एक्सपीरियंसेस से टैकल कर लिया, वो रूल ऑफ थंब है। कि भाई मैंने सोचा ऐसे, या देखते हैं क्या पता ऐसा हो जाए, है ना, लगा कर देखते हैं, ये सब चीजें क्या रूल ऑफ थंब है। देखो इसमें एक्सप्लेन भी किया गया है, व्हेन डिफरेंट मैनेजर्स यूज देयर ऑन डिफरेंट मेथड्स टू गेट द वर्क डन, इट इज रूल ऑफ थंब। कि जब अलग अलग मैनेजर्स अपने अपने तरीके, मतलब अपने अपने जो उनके एक्सपीरियंसेस या मेथड्स हैं वो चूज करते हैं किसी काम को करवाने के लिए, तो उसे रूल ऑफ थंब कहते हैं। टेलर बिलीव्ड दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। मैंने आपको बताया 2 एक्सपर्ट्स हैं, हेनरी फ्योल हैं एक हैं टेलर, FW टेलर। वैसे तो आप कह सकते हैं इन दोनों की जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन्होंने इजाद किए हैं वो हमारे लिए सुखदाई भी है, दुखदाई भी है। सुखदाई उनके लिए हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका काम आसान हो रहा है, और वही हमारे लिए सम्माननीय भी हैं, विद रिस्पेक्ट दीज पीपल। लेकिन आप लोगों के लिए थोड़े से दुखदाई भी हैं क्योंकि आपको इनको रटना पड़ता है। तो इन वीडियोज़ के थ्रू मेरी कोशिश रहेगी कि आपको रटना ना पड़े। तो मिस्टर टेलर क्या कहते हैं, इनका क्या विश्वास है कि किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ एक बेस्ट मेथड होता है ताकि अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज किया जा सके। मतलब बहुत सारे मेथड्स नहीं है इनके हिसाब से। टेलर एडवाइज दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स। टेलर क्या एडवाइस देते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए अलग अलग मेथड्स के रिजल्ट को। अलग अलग मेथड्स लगाए, उनके रिजल्ट्स को कंपेयर किया, टेस्ट दैम अगेन एंड अगेन, बार बार उनको टेस्ट करें, एंड फाइनली सेलेक्ट वन बेस्ट मेथड ऑफ गेटिंग द वर्क डन। और फाइनली इन मेथड से एक जो बेस्ट मेथड है काम करने का वो इन्हें सेलेक्ट करना होता है। मतलब टेलर के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी को एनहेंस करने का सिर्फ एक ही बेस्ट मेथड होता है। ये सोचते हैं कि भाई अलग अलग मेथड अगर आपने लगाए हैं उनको टेस्ट करो, बार बार कंपेयर करो इनके रिजल्ट्स को, और फाइनली एक मेथड जिससे बार बार अच्छा पॉजिटिव मैक्सिमम रिजल्ट आ रहा है उसी मेथड को आप अप्लाई करेंगे। ये साइंस है, इट इज नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है ना। लेकिन मैनेजर्स अगर अपने एक्सपीरियंसेस से अपनी मर्जी से कोई मेथड लगा रहे हैं, दैट इज रूल ऑफ थंब। तो ये जो है एक प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट क्या है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सेकेंड प्रिंसिपल जो हमारा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब इसमें क्या कहना चाहते हैं, मैनेजर्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ मैनेजमेंट
एंड सर्व एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड ऑनर्स। मैनेजर्स क्या है? मैनेजमेंट का एक्सटेंशन है, मतलब मैनेजमेंट को एक बड़े नज़र से देखा जाए तो वो मैनेजर्स हम उनमें काउंट कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं? वर्कर्स और ऑनर्स के बीच में लिंक क्रिएट करते हैं। जी हाँ, ये ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड है। हमें पता है वर्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्री एरिया तक ही सीमित रहते हैं, और जो ऑनर्स हैं वो बिल्कुल टॉप लेवल के होते हैं, उनके ब्रेन, उनके आइडिया से सब चीज़ें चल रहा होता है। तो इन दोनों के बीच में लिंक क्रिएट करने का काम कौन करता है? मैनेजर करता है। वर्कर्स हैव टू टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मैनेजर्स एंड मैनेजर्स हैव टू गेट द वर्क डन थ्रू द वर्कर्स। अब वर्कर्स क्या करते हैं? मैनेजर से इंस्ट्रक्शन लेते हैं, ठीक है। वर्कर्स ने मैनेजर से इंस्ट्रक्शन ली और क्या करते हैं? मैनेजर ये काम करवाते हैं वर्कर्स से। भाई ऑब्वियस सी बात है, वर्कर्स ने ऑर्डर लेना है और मैनेजर ने उन्हें ऑर्डर देना है काम करवाने के लिए। और ये ऑर्डर मैनेजर को कहाँ से मिले? टॉप लेवल से मिले, है ना। जो एक्सपर्ट्स हैं, सीईओज हैं, एमडीज हैं कंपनी के, तो इन्होंने उनको ऑर्डर दिए। ऑफन टाइम्स द रिलेशंस बिटवीन दैम इज स्पॉइल्ड विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर एवरीवन। मतलब कभी कभी क्या होता है, इनके बीच में रिलेशन खराब हो जाते हैं, जैसे वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में रिलेशनशिप जो है वो स्पॉइल हो गई, तो इससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया भाई आपस में। जब मैनेजर ने काम करवाना है, वर्कर से काम करवाना है, तो क्या करेंगे? आपस में रिलेशन बिल्ट नहीं है, तो ना तो वर्कर को प्रॉपर ऑर्डर दे पा रहे हैं और ना वर्कर उनके काम को समझना चाह रहे हैं। एंड ये हर किसी के लिए बड़ा हार्मफुल हो जाएगा। किस किस के लिए हार्मफुल होगा? वर्कर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, ऑनर्स के लिए, तीनों के लिए हार्मफुल होगा। अब आप सोच रहे होंगे भाई ऑनर कहाँ से आ गए, उनके लिए कैसे होगा? ऑनर्स का ही तो बेस, प्लान, सब कुछ फाउंडेशन उन्हीं का ही है। अगर इन लोगों के बीच में लिंक नहीं क्रिएट होता तो ऑनर्स का तो सबसे ही ज़्यादा नुकसान होगा। दिस क्लास कॉन्फ्लिक्ट शुड बी रिप्लेस्ड बाय हार्मनी। तो बोला इस टाइप की कॉन्फ्लिक्ट्स को किससे हमें रिप्लेस करना है? ये कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे खत्म करना है? हार्मनी से, आपस में तालमेल बनाने से, बिटवीन द टू। कौन कौन से, किन दो पार्टीज के बीच में बहुत बड़ा हार्मनी बिल्ट होना चाहिए? मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में। बोथ शुड चेंज देयर थिंकिंग टुवर्ड्स ईच अदर। वो अब दोनों को क्या करना पड़ेगा? अपनी थिंकिंग को एक दूसरे के प्रति चेंज करना पड़ेगा। मतलब नेगेटिव थिंकिंग नहीं बिल्ड करनी है, पॉजिटिवली लेना है। बोथ शुड गिव इंपॉर्टेंस टू ईच अदर, और दोनों को एक दूसरे को इंपॉर्टेंस भी देनी है। एक दूसरे के, हमें थिंकिंग एक दूसरे के लिए चेंज करनी है, पॉजिटिव बनानी है, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझना है। दिस इज नॉन एज मेंटल रिवॉल्यूशन, इसे मेंटल रिवॉल्यूशन कहते हैं। और टेलर की लैंग्वेज में कहीं ना कहीं ये हार्मनी, और मतलब हार्मनी की बात है, डिस्कॉर्ड से यानी आपस के कॉन्फ्लिक्ट से कुछ भी हल नहीं होने वाला। भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर मैनेजर को लगता है मैं तो बहुत बड़ा सुपीरियर हूँ, भाई मैं इनकी बात कहाँ सुनूंगा, ये तो छोटे लोग हैं, वर्कर्स हैं, तो इस टाइप से थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। उन्हें पता है, मैनेजर ने भी वर्कर्स को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है। क्यों देनी है? उन्हें पता है भाई हमारा सारा काम तो इन्हीं से चल रहा है। अगर यही प्रॉपरली काम जो है कर रहे हैं, नहीं करेंगे अगर, तो मेरा क्या होगा? मैंने तो अपने ऑनर्स को, अपने सुपीरियर्स को इन्हीं की बदौलत जवाब देना है ना, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ना इन्हीं की बदौलत। तो ये चीज़ें आपस में हार्मनी क्रिएट होनी चाहिए। पहला कौन सा था हमारा प्रिंसिपल? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकंड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। और थर्ड क्या है? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब देखिए, कॉपरेशन भी होना चाहिए बीच में, ये नहीं है इंडिविजुअलिज्म की हर इंसान अपने अपने धुन में चले जा रहा है, मेरा तो यहीं तक सीमित था, मैं यहीं करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान का आपस में कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है? देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। कि लेबर और मैनेजमेंट के बीच में आपस में कॉपरेशन होना चाहिए, ये हम सब एक हैं। इंडिविजुअलिज्म नहीं कि हम तो हम हैं, तुम्हारा हमें पता नहीं, ऐसा नहीं। सब में एकता होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे को कॉपरेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए बढ़ चढ़कर सहयोग होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब बात तो हमें पहले वाले प्रिंसिपल की तरह ही लग रही थी, तो ये उसका एक्सटेंशन है, उसका जो बड़े वाला वर्जन है ना, ग्रैंड वर्जन जो है ये है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसमें क्या है? मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड नॉट कम्पीट विद ईच अदर रादर देन कॉपरेट विद ईच अदर। मतलब कंपटीशन नहीं होना चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, भाई आपस में compete कर रहे हैं, हम मैनेजमेंट से ज़्यादा अच्छे प्रूव हो और मैनेजमेंट कह रहा है वर्कर्स तो भैया हमसे काफ़ी लोअर लेवल के हैं, तो हमारा तो लेवल हमेशा इनसे हायर है, तो हम दोनों एक जैसे एक कैसे हो सकते हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को कॉपरेट करने वाली भावना होनी चाहिए, कॉपरेशन क्रिएट करना है ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजमेंट शुड कंसिडर ऑल गुड सजेशंस मेड बाय एम्प्लॉयज विच कैन हेल्प इन कॉस्ट रिडक्शन। और मैनेजमेंट को सारे जो अच्छे सजेशंस है एम्प्लॉयज़ के वो सुनने भी चाहिए, जिससे कॉस्ट रिडक्शन हो सके। ये नहीं सोचना कि ये लोग क्या हमें सजेशन देंगे, इनसे तो ज़्यादा हम एक्सपर्ट हैं, ऐसा नहीं। कई बार
बहुत लोगों के सजेशंस जो हैं वो हमसे हो सकता है बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड ना हो और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के जो सजेशंस हैं हमारे लिए बहुत अच्छा रामबाण की तरह काम कर जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे जाते हैं, तो सबको इंपॉर्टेंस देनी आनी चाहिए। एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड नेवर थिंक ऑफ गोइंग ऑन आएगा इधर गोइंग ऑन स्ट्राइक्स इन ऑर्डर टू गेट देयर अनरीजनेबल डिमांड्स फुलफिल्ड। तो वर्कर्स को भी ये समझना चाहिए वो स्ट्राइक्स पे नहीं जाना है अपनी डिमांड्स को फुलफिल कराने के लिए, अपनी अनरीजनेबल डिमांड्स के लिए। भाई जो रीजनेबल डिमांड है उसका तो मैनेजमेंट को खुद ही ख्याल रखना चाहिए कि भाई वर्कर्स परेशान ना हो किसी चीज़ के लिए, और अगर मैनेजमेंट ख्याल नहीं रख रहा है तो वर्कर्स को अपनी कंप्लेंट्स को किसी तरह से पहुंचाना भी है ना। लेकिन कई बार होता है अनरीजनेबल डिमांड्स पे बैठ जाते हैं वर्कर्स, अभी अभी सैलरीज वेजेस सब कुछ बढ़ा है, उसके थोड़े दिन बाद फिर हमें ये बेनिफिट चाहिए वो बेनिफिट चाहिए, और फिर से कंपनी का इतना बड़ा लॉस हो जाता है पता ही नहीं होता उनको, क्योंकि वो तो अपनी स्ट्राइक करने पे लगे हुए हैं, कंपनी तो हर तरह से फैक्ट्री एरिया सब बंद पड़ा है तो लॉसेस में जा रही है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आप हमारे ये 3 प्रिंसिपल्स हो गए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। तो हम इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं वैसे चाहें तो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि क्या शॉर्ट फॉर्म मतलब इसकी बनानी चाहिए। अगर हाँ, अगर किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है तो वो अपनी शॉर्ट फॉर्म भी डाल सकता है, ठीक है, चाहें तो। बाकी मैं आगे के क्वेश्चंस के लिए अगर आपके यस आएगा कमेंट बॉक्स में बनाने के लिए शॉर्ट फॉर्म, तो आगे के क्वेश्चंस में ऐसी जो मतलब 2-3 प्रिंसिपल्स टाइप की चीज़ें होंगी या कुछ भी ऐसे फीचर्स हो गए जो आपको कॉन्टिन्यूटी में लर्न करने पड़ेंगे, उसका कुछ शॉर्ट फॉर्म बना दूंगी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रोवाइड द राइट प्लेस फॉर फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बोला है वो प्रोवाइड नहीं करती सही जगह फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज के लिए अगर कोई राइट प्लेस नहीं दी जाती, विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड, कौन से प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है, कौन से प्रिंसिपल को नजरअंदाज किया जा रहा है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या, दुष्प्रभाव क्या, बुरे प्रभाव क्या है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज वायलेटेड इफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रोवाइड द राइट प्लेस फॉर फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इसका वायलेशन हो रहा है, ठीक है, ऑर्डर के प्रिंसिपल का यानी सीक्वेंस वाला ऑर्डर जो है उस वाले प्रिंसिपल का हमारा वायलेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि राइट प्लेस नहीं दी जा रही फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। अगर ये प्रिंसिपल वायलेट होता है तो क्या होगा, लॉट्स ऑफ टाइम विल बी वेस्टेड, ठीक है ना, बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा इन लोकेटिंग द डिफरेंट रिसोर्सेज, अलग अलग रिसोर्सेज को लोकेट करने के लिए हमारा बहुत सारा समय बर्बाद होगा। दिस विल लेड टू डिलेड डिसीजंस बहुत लेट हो जाएंगे। भाई हमें प्रॉपर हमारे पास जगह नहीं है ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, फिजिकल रिसोर्सेज के लिए प्लेस ही नहीं है, यानी आपने ऑर्गेनाइजिंग वाला जो सेकंड स्टेप है मैनेजमेंट का वो ढंग से लिया ही नहीं, वो एक्शन ढंग से किया ही नहीं, तो क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और डिसीजंस बड़े लेट होंगे, क्योंकि रिसोर्सेज को ही प्रॉपर सही प्लेस पर लगाने में समझने में इतना समय लग जाएगा, डिसीजन कब लोगे आप। वेस्टेज ऑफ एनर्जी विच विल लेड टू इन द इनएफिशिएंसी एंड डिले इन प्रोडक्शन। अच्छा, वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगा यानी एनर्जी बहुत ज़्यादा बर्बाद होगी, इससे इनएफिशिएंसी आएगी। एक तो इनएफिशिएंसी ये एक साथ होना चाहिए, ठीक है ना, इनएफिशिएंसी ये बीच का गैप जो है इसका खत्म हो जाना चाहिए, और बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होगी, इनएफिशिएंसी होगी, मतलब एफिशिएंसी आपकी खराब हो रही है। और कभी कभी होता है ना बहुत एनर्जी है पर उसको एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रही प्रॉपर, तो वो भी एक वेस्ट, इंसान बड़ा आलस भरा फील करता है कि अब ये एनर्जी मेरी वेस्ट ही जा रही है, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, ठीक है। डिले इन प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि आपने रिसोर्सेज के लोकेशन के लिए ही चीज़ें नहीं परफेक्ट की है ना। फोर्थ क्या है, कॉजेज हिंड्रेंस इन द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, और ओवरऑल क्या होगा, बिजनेस की एक्टिविटीज में हिंड्रेंस होती है रुकावट, हिंड्रेंस ये देखिए ये रुकावट होती है, तो बिजनेस की एक्टिविटीज में रुकावट बनेगी, क्रिएट होगी, ठीक है। तो अगर हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर जो है उसको वायलेशन अगर किया जाता है तो बहुत सारा टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज सब वेस्ट होंगे, डिसीजंस बड़े लेट होंगे, इनएफिशिएंसी आएगी, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देरी से होगा और बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ गड़बड़ा जाएंगी, हिल जाएंगी। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आपको एक और चीज़ पता लगी, ऊपर को तो आपको एक प्रिंसिपल पता चला था, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, अब आपको पता चल गया प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर भी होता है एक प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं इनके सिग्निफिकेंस के लिए हमें 4 पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है, इनके सिग्निफिकेंस किस प्रकार से हमारे लिए बेनिफिशियरी है।
फर्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। कल हमने जो एमसीक्यूज किए थे उनमें बार बार ये आ रहा था कि मैनेजर्स को क्या करते हैं प्रिंसिपल्स, ये एक इंसाइट देते हैं कि वो वास्तविकता से परिचित हो सके, रियलिटी में जा सके मैनेजर्स। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं इन चीज़ों में हेल्प करते हैं मैनेजर्स की। तो कैसे करते हैं? व्हेन मैनेजर्स फॉलो प्रिंसिपल्स इट एड्स टू देयर नॉलेज। बिल्कुल, जब मैनेजर्स जो हैं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो उनकी नॉलेज बढ़ती है, एबिलिटी बढ़ती है एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजरियल सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस। और मैनेजरियल सर्कमस्टेंसेस कौन से अराइज हो सकते हैं, कौन सी मैनेजरियल सिचुएशंस हैं जो मैनेजर को सोचने पर मजबूर कर देती है, तो ये सारी सिचुएशन से वो अवगत होते हैं, मतलब इनसे उनका सामना होता है, उनकी नॉलेज, एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग इन सिचुएशंस के प्रति बढ़ती है। दिस इम्प्रूव्स मैनेजरियल एफिशिएंसी। और इससे मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ती है कि अगर मान लो कोई और वास्ट लेवल की प्रॉब्लम भी आती है तो वो प्रिंसिपल्स पर गौर करेंगे और उन प्रिंसिपल्स में से बेस्ट पॉसिबल ढूंढेंगे ताकि इसका आंसर मिल सके उनको, मतलब प्रॉब्लम का आंसर मिल सके। एग्जाम्पल, व्हेन मैनेजर्स यूज प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन देन दे गेट मोर टाइम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन क्रिटिकल एरियाज ऑफ वर्किंग। जैसे कि बोला है अगर एक मैनेजर जो है प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन इस्तेमाल करता है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन की तरफ वो ध्यान देता है, देन दे गेट मोर टाइम, उसको ज्यादा टाइम मिलेगा टू कॉन्सेंट्रेट ऑन क्रिटिकल एरियाज ऑफ वर्किंग, कि जो इस एरिया से डेलीगेशन से कंसर्न जो क्रिटिकल एरियाज है उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा कि और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, कहाँ पर मतलब इस प्रिंसिपल को मैं अप्लाई कर सकता हूँ, इन चीज़ों में उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो वास्ट हो जाएगा। समझे? ऐसे ही सेकंड क्या है हमारा, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। ये भी सिग्निफिकेंट है हमारे लिए। साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग होती है प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने से। कैसे? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, थॉटफुल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, कि मतलब हमारा जो बड़ा सोच समझ के जो है तब हम डिसीजन ले पाते हैं। दे एम्फेसाइज ऑन लॉजिक रादर देन ब्लाइंड फेथ, कि किसी चीज़ के पीछे लॉजिक क्या है, क्या लग रहा है, मतलब मेथड कौन सा अप्लाई हो रहा है, इन्हें तुक्केबाजी नहीं हो रही है, कि प्रॉपर लॉजिक है इस चीज़ के पीछे, 2 और 2 4 होते हैं, क्यों होते हैं, प्रॉपर रीज़न है, कौन सा हमारा फॉर्मूला जो है इसके पीछे अप्लाई किया, एडिशन लगा है, क्या लगा है, ये पता लगता है। ठीक है, तो ब्लाइंड फेथ नहीं होता। हेयर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन, कि डिसीजन किस बेसिस पर लगते हैं, ये हमारा उद्देश्य होता है कि सिचुएशन को असेस कर पाए हम, उसको पूरा उसका मतलब एक कंप्लीट जो है सार निकाल पाएँ, उसके अंदर डीप जा पाएँ हम, और उसके प्रॉपर असेसमेंट के बाद ही हम कुछ जो डिसीजन है वो ले पाएँ, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ये नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी अप्लाई करके देख लिया कि शायद ऐसा हो जाए, शायद वैसा हो जाए, शायद की कोई गुंजाइश नहीं होती। थर्ड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बेटर बन पाती है। Principles help the manager to conceptualize the net effect of their decision rather than going for trial and error method, resulting in save time, efforts and energy, thereby increase productivity. प्रिंसिपल से मैनेजर को क्या हेल्प मिलती है, वो कंसेप्चुलाइज हो पाता है, किसी कंसेप्ट को प्रॉपर मतलब स्टडी कर पाता है, उसका नेट इफेक्ट पता लग पाता है अपने डिसीजन, मतलब उसका जो भी डिसीजन है उसका नेट इफेक्ट वो जान पाता है कि अगर मैंने ये चीज़ ऐसे की है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, वो ट्रायल एंड मेथड के टाइप में नहीं लेता डिसीजन को कि भाई एक बार ट्राई करा, हो सकता है इससे सक्सेसफुल भी हो जाए, हो सकता है फेलियर भी हो जाए। ट्रायल एंड एरर में ऐसे ही होता है, तुक्केबाजी की है हमने, चलो ट्राई करके देखते हैं, सक्सेसफुल हो गए तो ठीक है, वरना फिर कोशिश कर लेंगे, ऐसा नहीं है। साइंटिफिक डिसीजन प्रॉपरली मतलब साइंस पर बेस्ड होते हैं, एक्सपीरियंस पर बेस्ड होते हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड होते हैं, इन सभी एफर्ट्स से मिलकर बने होते हैं। तो अगर बनी बनाई जो प्रिंसिपल्स हैं उनको उठाकर मैनेजर अप्लाई करता है तो उसका टाइम भी बचेगा, एफर्ट्स भी बचेंगे, एनर्जी भी बचेगी, और इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 5 मिनट लगने हैं, अगर उसमें मैनेजर जो है ज़्यादा टाइम लगा दे, ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर दे, ज़्यादा एफर्ट्स लगा दे, तो क्या है, वो एक एक्सपर्ट, मतलब उसको हम एक स्मार्ट मैनेजर तो नहीं बोलेंगे ना कि भाई साइंटिफिक प्रिंसिपल से 5 मिनट में सॉल्व हो सकती है, उसमें आपने घंटों घंटों वेस्ट कर दिए। और बोलता है टाइम इज़ मनी, ऑर्गेनाइजेशन में तो भाई यही चीज़ होती है, वैसे तो हर जगह यही कंसेप्ट अप्लाई होता है कि टाइम इज़ मनी, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। इसमें क्या बोला है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट थ्योरी का बेस है, ठीक है ना।
बहुत उनका एक तरह से फाउंडेशन है। एज सच दे आर यूज्ड एज अ बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इनको हम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देने के लिए, यानी हमारे मैनेजर्स को एक्सपर्ट करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, और उनके काम में किस टाइप की सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं, इससे कंसर्न रिसर्च वर्क में भी हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स उन्हें बताते हैं कि भाई इन प्रिंसिपल्स के थ्रू आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हो तो आप बाहर निकल सकते हो। उनको एजुकेट करते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, रिसर्च वर्क कर पाते हैं वो। दीज प्रिंसिपल्स प्रोवाइड बेसिक ग्राउंड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट। तो ये प्रिंसिपल क्या करते हैं, ग्राउंड वर्क दे देते हैं, मतलब मैनेजर को एक बेसिक एक फाउंडेशन दे देते हैं, जमीन दे देते हैं। जमीन मतलब रियल जमीन का टुकड़ा नहीं, मतलब आपको एक बेस प्रोवाइड करते हैं ताकि आप मैनेजमेंट को एज अ सब्जेक्ट डेवलप कर लो, कि आपके अंदर मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, स्किल, ये सब डेवलप हो सके, आप समझ सको कि एक्चुअल में मैनेजमेंट है क्या, मैनेजर की एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है क्या। अभी तो आप पढ़ लिख कर आए हो, MBAs वगैरह करके आते हैं जैसे मैनेजर्स नॉर्मली, तो आपने वो थ्योरेटिकल चीजें करी, अब प्रैक्टिकेबिलिटी जो है वो सब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जब वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तब उन्हें आती हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक BBA, MBA ऑल्सो टीचेज दिस प्रिंसिपल्स इज अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। हाँ, तो बोला प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि BBA, MBA भी मैंने आपको बताया ना, ये MBAs वगैरह वाले मैनेजर होते हैं, तो ये भी अपने कोर्सेज में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को सिखाते हैं। इनका जो करिकुलम होता है ना, उसमें भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को सिखाते हैं, लेकिन एप्लीकेबिलिटी इनको रियल लाइफ में वर्क करने से पता लगती है। समझे आप? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के यहाँ पर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स जो 4 दिए हुए हैं। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी, कि सच्चाई से, वास्तविकता से मैनेजर का परिचय कराना, साइंटिफिक डिसीजन लेने में उसकी हेल्प करना, रिसोर्सेज को बचाना यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करवा के इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी करवाना, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत अच्छा प्रूफ हो सके, और मैनेजमेंट को वो ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च के तौर पर ले सके। ठीक है ना, ये हमारे सिग्निफिकेंट पॉइंट है। अब आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन एंड गैंग प्रैंक। अब ये स्केलर चेन, गैंग प्रैंक जो है आप लोगों के लिए 2 नई टर्म है। अगर आपने चैप्टर अभी तक जरा सा भी टच नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ ये प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन और गैंग प्रैंक होता क्या है। देखिए, द फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक्स आर नॉन एज स्केलर चेन। हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक्स, अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक्स, कि मतलब जो फॉर्मल लाइंस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग, आपको पता है 2 चीजें होती हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है, हम चीज़ों को दायरे में करते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम भी है, तो हम एक दायरे में बात करते हैं, हमें पता है हमारे सुपीरियर से हमें किस तरह से बात करनी है और कौन सी बातें करनी है, सिर्फ हमारे काम से रिलेटेड बात करनी है। ठीक है, और एक इनफॉर्मल बातें होती है, जैसे गॉसिप्स वगैरह नहीं होती, हम लोग जाकर इकट्ठे कैंटीन में खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, अरे इसके यहाँ हुआ, इसका वो हुआ, वो चुगली टाइप चीज़ें, वो हमारी गॉसिप्स हो गई, वो इनफॉर्मल हो गई। तो बोला फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी, जो फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी है, अथॉरिटी की जो लाइन हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक्स में, कि हमें पता है हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी किसके पास होती है। देखो, ये फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी हाईएस्ट लेवल से लोएस्ट लेवल का जो रैंक होता है ना, उसको हम स्केलर चेन कहते हैं, कि सबसे ज़्यादा अथॉरिटी हमारे टॉप लेवल पर होती है। टॉप लेवल वाला जो हमारे हेड्स होते हैं, जैसे CEOs हो गए, MDs हो गए, ये हाईएस्ट टॉप लेवल है। इनके पास जो अथॉरिटी होती है उसमें से थोड़ी सी अथॉरिटी ये नीचे दे देते हैं, किसको, ये सेकंड वाला जो हमारा लेवल यानी ये मैनेजरियल लेवल है, इनको थोड़ी सी अथॉरिटी जो है दी जाती है ताकि ये अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाएं। ठीक है, फिर उससे थोड़ी और अथॉरिटी, जो इनके पास अथॉरिटी मतलब सबसे ज्यादा जो अथॉरिटी है वो टॉप लेवल के पास है, उन्हीं का तो सारा प्लान है, उन्हीं का सारा इन्वेस्टमेंट है, सारी चीजें, वो तो ऑनर्स हैं। ठीक है ना, उन्होंने अपनी थोड़ी सी अथॉरिटी का पार्ट जो है वो मीडियम वाला जो मिडिल लेवल है उसको दिया। क्यों दिया? क्योंकि मिडिल लेवल वालों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी काम करवाने की, तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गो विद वन अनदर, एक साथ चलती है ये, तो उनके साथ उनको काम करवाने के लिए उनको थोड़ी अथॉरिटी भी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी। अब उन्होंने अपनी अथॉरिटी जो है थोड़ी सी वो लोअर लेवल को दी, वर्कर्स वगैरह को। क्यों दी? क्योंकि उन्हें भी काम चाहिए, है ना। तो ये क्या है, जो हमारा टॉप लेवल से लोअर लेवल पर जो जा रहा है, हाईएस्ट लेवल से लोएस्ट रैंक पर जो हमारा अथॉरिटी की चेन जो जा रही है, इसे हम बोलते हैं स्केलर चेन। समझ गए? तो हमें पता चलता है जो अथॉरिटीज है ना, वो ऐसे स्केलर चेन में जानी चाहिए, ऊपर से नीचे। अभी देखो, ये हमें एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ये देखिए, हमारे पास एक बहुत प्यारा सा डायग्राम भी है, और ये देखिए ये बना हुआ है, ओ ऊपर बना है, ओ ये हमारा टॉप लेवल वाले एक्सपर्ट्स हैं, और ये हमारे 2 सीक्वेंस जा रहे हैं। देखो जरा, 2 सीक्वेंस जा रहे हैं, हमारा एक साइड जा रहा है A, B एंड C, एंड अदर साइड जो है हमारा X, Y एंड Z। ठीक है,
अब देखते हैं स्केलर चेन में हमें बता रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको वो क्या फॉलो करते हैं, चेन ऑफ अथॉरिटी और कम्युनिकेशन, चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन, मतलब एक चेन यूज करते हैं अथॉरिटी की। टॉप लेवल जो ओ है उनके पास मैक्सिमम अथॉरिटी होगी, उन्होंने वो थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी इधर ए को इधर एक्स को जो है प्रोवाइड की, क्योंकि इन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करवाने के लिए इन दोनों की नीड है। फिर ए और एक्स ने अपने लेवल की अथॉरिटी थोड़ी सी बी को दी और एक्स ने अपनी थोड़ी सी वाई को दी, ए ने अपनी थोड़ी सी बी को दी। ऐसा भी नहीं हो सकता कि ए जो है वो वाई को दे देगा, एक्स जो है बी को देगा, नहीं, ये अपना पैटर्न जो है ना, मतलब अगर इस साइड की बात हो रही है तो वो इसी साइड की बात हो रही है। सोच समझकर जो है ऊपर वाले जो है कम्युनिकेट करते हैं अपने आइडियाज, टॉप लेवल वाले। ये देखो टॉप लेवल जैसे ओ है, ओ जो है मेन हेड है, इन्होंने अपने आइडियाज को कम्युनिकेट किया ए और एक्स तक। फिर ए और एक्स को पता है कि हमें कैसे बात करनी है आगे, ए को बी से करनी है, एक्स को वाई से करनी है, और ये बिल्कुल फिक्स रहता है, रिजिड रहता है कि ए ने बी से ही करनी है, ए वाई से बात नहीं कर सकता है। उसकी अपनी टीम में बी शामिल है और एक्स की टीम में वाई शामिल है, तो एक्स वाई से ही करेगा। फिर बी के अंडर कौन सा सबऑर्डिनेट है, सी। बी ने अपनी जो भी अथॉरिटी है उसका पार्ट जो है सी को ट्रांसफर करना है और उसको बात भी अपने ऑर्डर्स जो है सी तक ही देने हैं। सी की कोई भी कंप्लेंट्स है वो बी तक आएंगी, वो अलग चेन में पढ़ेंगे हम, लेकिन बी ने अपने ऑर्डर्स, अथॉरिटीज, कम्युनिकेशन वो सी तक करना है, वाई ने अपने कम्युनिकेशन जेड तक करने हैं। ठीक है, तो यही बात इन्होंने बोली है डायग्राम में। ओ इज हेडिंग टू टीम्स, ओ की दो टीम्स है, ए एंड एक्स, है ना, वेयर ए एंड एक्स आर एट द सेम लेवल। ए और एक्स सेम लेवल पर है, ये रे देखो हमारे सेम लेवल पर है। और क्या हुआ यहाँ पर हमारा, बी एंड वाई आर एट द सेम लेवल। फिर हमारा बी और वाई, ये देखो ये बी और ये हमारा वाई, ये भी सेम लेवल पर है ना। अब क्या बोला है इन्होंने, बी और वाई जब सेम लेवल पर हैं, द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इज क्लियरली डिफाइंड, ए टू बी, बी टू सी, एक्स टू वाई, वाई टू जेड। हमें पता है, ये देखो ए से बी तक जा रही है लाइन हमारी कम्युनिकेशन की, जहां से इसने बात की इससे और बी ने सी तक बात की। ऐसे ही एक्स से वाई तक, वाई ने जेड तक, ये हमारी चेन ऑफ कम्युनिकेशन है, समझे, ये इस सीक्वेंस में जा रही है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इज ऑल्सो क्लियर। हाँ हमें पता है, हम अपने सुपीरियर से ही तो ऑर्डर लेंगे। ओ ने जब ऑर्डर दिया तो वो ए को दिया होगा, अपनी टीम में उसके 2 पर्सन है और एक्स को दिया होगा। ऐसे ए ने जो दिया ऑर्डर वो बी को दिया होगा। इससे हमें समझ में आता है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इज ऑल्सो वेरी क्लियर, कि जब हमारा कम्युनिकेशन की चेन बड़ी क्लियर है, हमने किससे ऑर्डर लेने हैं, किसके प्रति हम अकाउंटेबल हैं, किसको हमें जवाबदेही है, तो हमारा बोला है कि ये पूरा रिलेशनशिप अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिल्कुल क्लियर हो जाता है किस चेन में चल रहा है ये। बट सी एंड जेड कैन नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ईच अदर। पर हमें ये भी पता है, अभी हमने बात की, देखिए सी एंड जेड ये एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही बी एंड वाई भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, ए एंड एक्स भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, this sometimes may take lot of time during an emergency to communicate as per the prescribed flow. To avoid this problem, a system known as Gangplank was introduced where in C or Z could contact each other and same way B and Y could contact each other. तो आप जो ये देखिए जरा, आप इतनी देर से सोच रहे होंगे कि ये मैम ने जो बनाया हुआ है डायग्राम, इसके अंदर बीच में क्या कनेक्शन है, ये देखिए जरा। अब बीच का कनेक्शन मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमारी डॉटेड लाइन जो है ये क्यों डिनोट की हुई है, कभी कभी क्या होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। हमें पता है हमें ऑर्डर ए ने बी को देने हैं, बी ने सी को देने हैं, ये लाइन हमारी जो है एक पैटर्न में चलेगी, एक्स ने वाई को देने हैं, वाई ने जेड को देने हैं, वो पैटर्न चलेगा। लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन में बी को वाई से कम्युनिकेट करना पड़ जाता है, ए को एक्स से कम्युनिकेट करना पड़ जाता है। इसी तरह से हम लास्ट में अपना देखेंगे, ये देखिए सी एंड जेड को भी आपस में कांटेक्ट करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ जाता है। इस वाली चीज को हम बोलते हैं गैंग प्रैंक। गॉट इट? कि अगर हम सीधा अपनी स्केलर चेन जो हमारा सुपीरियर है उससे हमने ऑर्डर्स लिए, उन्हीं से हमने अथॉरिटीज ली, उन्हीं के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो ये तो हमारा सिस्टम जो है सिंपल फुल फ्लेज हमारा स्केलर चेन चल रही है। ये स्केलर चेन है। इधर ओ ने अपने 2 जो लेवल्स हैं, मतलब 2 इनके सबऑर्डिनेट्स थे ए और एक्स, इनको ऑर्डर दिए, इनको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया और एक्स ने वाई को दिया, वाई ने जेड को दिया।
ये सिंपल पैटर्न में स्केलर चेन में चल रहा है। लेकिन कभी कभी इमरजेंसी की सिचुएशन में जो सेम लेवल्स वाले पर्संस होते हैं, जैसे कि बी एंड वाई, बी और वाई को आपस में टच में रहना पड़ता है, आपस में कम्युनिकेट करना पड़ता है, ए और एक्स को कम्युनिकेट करना पड़ता है, सी एंड जेड को। दिस इज नॉन एज गैंग प्रैंक। गॉट इट? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरी कोशिश है आपको अच्छी तरह से बताऊं। तो यही हमारे दो प्रिंसिपल्स थे, ये बताया ना, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन एंड गैंग प्रैंक। वैसे तो हमारे एक्सपर्ट्स यही कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल रिलेशनशिप्स ही बिल्ड होने चाहिए हमेशा, कि आपको दायरे में बातचीत करनी है, सबऑर्डिनेट को पता होना चाहिए कि अपने सुपीरियर से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कौन से टॉपिक्स पर बात करनी है। लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन में कभी कभी ये चेन्स को फॉलो नहीं किया जाता, इनके अलावा भी कम्युनिकेशन के कुछ पैटर्न्स को बनाया जाता है, तो ये गैंग प्रैंक्स वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो गाइज ये 5 क्वेश्चन थे हमारे आज की वीडियो में, और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर जरा सा भी टच नहीं किया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, तब भी आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स और बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। ये हमारे 14 प्रिंसिपल सर हेनरी फ्योल के हैं, और 4 प्रिंसिपल्स जो है वो हमारे टेलर के हैं, जो मैंने आपको बताया FW टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के। तो इन सभी प्रिंसिपल्स को हम सीक्वेंस में थोड़े थोड़े टुकड़ों में, यानी अपना चंक्स में पढ़ेंगे करेंगे, क्योंकि आपको 14 प्रिंसिपल सीधा इंप्लाई करने को बोल दिया जाए तो आपका भी दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। पर अगर 2-2, 3-3 प्रिंसिपल आप डेली करेंगे तो शायद आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। कैसा लगा आपको टॉपिक और कैसे लगे ये क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो पसंद आया है अपने दोस्तों में भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा। ऐसे ही अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर।